हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3D का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप चैप्टर है हमारे पास, द स्फेयर। द स्फेयर से रिलेटेड हम आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करेंगे जो कि आपके सिलेबस के थ्रू है, ठीक है, बाकी सब नहीं। और इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा और जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए। उसके बाद फिर हम एक ऐसा एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम सभी 3D के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं उनको उसमें हम डिस्कस कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्फेयर स्फेयर एक्चुअली में क्या है, ये भी एक 3D का हिस्सा होता है। स्फेयर और सर्कल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सर्कल जो हमारा होता है वो 2D का हिस्सा होता है, उसको हम 3D में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्फेयर होता है वो एक बॉल है। स्फेयर का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हम बॉल की बात कर रहे हैं, यानी अगर हम एक बॉल बोलें तो बॉल एक्चुअली में जो आपने देखा है जिससे आप मैच वगैरह भी खेलते हो, उसी बॉल को हम क्या नाम देते हैं, स्फेयर नाम देते हैं। एक फुटबॉल की बात कर सकते हो, वॉलीबॉल की बात कर सकते हो, जो पूरी तरीके से है ना, हिंदी में गोला बोलते हैं इसको। क्लियर नहीं क्लियर, ठीक है। तो स्फेयर क्या होता है, अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। और जैसा कि हम एक बॉल की कल्पना कर रहे हैं तो एक बॉल अपने मन में एज्यूम कर लिया हमने कि एक बॉल हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक बॉल है। ये एक्चुअली में एक बॉल हो गया। बात पकड़ में आ रही है, ये बॉल हो गया। अब बॉल है, स्फेयर है, तो तुम क्या हुआ, जैसे मान लो ये, मान लो स्फेयर है तो इसका सेंटर यहाँ बीच में होगा। अगर स्फेयर को एज्यूम करके देखोगे तो ये मान लो ऐसे स्फेयर हुआ, इसका सेंटर ये है। ये एक्चुअली में क्या है, ये इसके सरफेसेस हैं, ये इसके क्या है, सरफेसेस हैं। तो अगर सेंटर यहाँ है तो सेंटर से यहाँ के यहाँ कहीं के भी बीच की डिस्टेंस देखोगे, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब सेंटर जब हम ऐसे जैसे मान लो ये स्फेयर हुआ तो सेंटर यहाँ पे है, तो सेंटर से यहाँ के किसी भी सरफेस का किसी भी पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब सेंटर इज अ फिक्स पॉइंट। और सेंटर से हर एक इसके चारों तरफ के मतलब 3D पोर्शन में किसी भी तरफ से अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो उसके इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होंगे उनका एक कलेक्शन, इक्वल डिस्टेंस पे जो हमारे पॉइंट्स होंगे उनका क्या कलेक्शन ही क्या कहलाता है, स्फेयर कहलाता है। मतलब स्फेयर की डेफिनेशन क्या हुई, तो द स्फेयर की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से बन जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देना, बड़ा इजी है। इसको सीखना ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत टफ है, समझ में नहीं आएगा, आएगा बराबर समझ में आएगा। तो हमारा पॉइंट आया आज का द स्फेयर, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि स्फेयर एक्चुअली में क्या होता है। पहले डेफिनेशन में राइट करता हूँ, हालांकि समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन राइट कर देता हूँ कि ए स्फेयर, ठीक है, इज अ द locus of a point which moves such that its कांस्टेंट डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस रहना चाहिए, है ना, डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंसेस कहाँ से, फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट इन द स्पेस। पूरी कहानी स्पेस में हो रही है ना, स्पेस की बात करेंगे। स्पेस रिमेन इन द स्पेस। क्लियर हुआ नहीं हुआ। ए स्फीयर इज द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज मूव सच दैट द इट्स कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द स्पेस। यानी कि हमने क्या बात कर लिया, हमने बात की है कि जैसे हमारे पास ये कोई स्फीयर मान लो है, तो स्फीयर क्या करेगा, उन सभी पॉइंट्स का लोकस, उन सभी पॉइंट का लोकस यानी बिंदुपथ, ठीक है। कौन से पॉइंट का, जैसे ये मान लो फिक्स पॉइंट है, इनसे कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स आएंगे मूव पॉइंट, वो सारे मूविंग पॉइंट है ना, वो सारे मूविंग पॉइंट का अगर हम लोकस देखेंगे तो क्या कहलाएगा, स्फीयर कहलाएगा। स्फीयर में तुम्हें बस ये बताना है कि हमारे पास मान लो कोई कांस्टेंट पॉइंट हो गया है, ठीक है, उसके जितने भी सरफेस के पॉइंट, सरफेस यहाँ पे हम बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली में सरफेस नहीं होता है, हम ये बोल सकते हैं कि उन सभी पॉइंट का लोकस जो कि एक फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, मूविंग पॉइंट, और सारे सारे पॉइंट कैसे होते हैं, मूविंग पॉइंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, उस लोकस को बोलते हैं स्फीयर। क्या बोलते हैं भाई, स्फीयर बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया। यानी ये इस सारे पॉइंट्स का अगर इस पॉइंट से हम डिस्टेंस देखेंगे तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस होने वाला है। बात पकड़ में आ रही है, तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है
इस कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस। तो कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, है ना, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, रेडियस ऑफ स्फीयर हो जाएगा। और जो हमारे पास कांस्टेंट डिस्टेंस के बाद जो फिक्स पॉइंट होता है, एक्चुअली में जो फिक्स पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर होता है। तो सेंटर क्या होता है, फिक्स, है ना, ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा सर्कल जैसे, लेकिन एक्चुअली वो सर्कल नहीं होता है, बात को तुम्हें समझना है, ध्यान देना है, ठीक है। सर्कल जैसा ही बनाऊंगा लेकिन वो एक्चुअली में सर्कल नहीं है। तो हमने कह दिया कि हमारे पास ये जो है ये क्या है, एक स्फीयर है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये इसकी फिक्स्ड डिस्टेंस हो गई r, है ना, ये इसका मूविंग पॉइंट हो गया, इसको मान लिया हमने x, y इज ए जनरल पॉइंट। ये हमारा मूविंग पॉइंट है, क्योंकि 3D में चल रहे हैं तो x, y और z, एक पॉइंट और ले लो, z ले लो, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्योंकि सेंटर है तो वो भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, चलो इसको मैं नाम नहीं दिया मैंने x नॉट y नॉट, x नॉट y नॉट z नॉट, क्या नाम देंगे हम, x नॉट y नॉट और z नॉट, ये पॉइंट का नाम दे दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो r ये डिस्टेंस इसका हो गया। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, यहां से समझ में आ रहा होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लगाएंगे तो क्या आएगा, अंडरवुड, अंडरवुड, हाँ बोलो, x माइनस x नॉट x क्या आएगा, x माइनस x नॉट x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉरी आर रहेगा लेकिन मैं इसको रूट हटाने के लिए क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। और दैट इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये हमारा होगा जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। बात पकड़ में आई नहीं आई, इसे बोलेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ध्यान समझो, x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। वेयर सेंटर हमारे पास यहाँ पे कौन कौन है, सेंटर हमारे पास हो गया यहाँ पे x नॉट कामा y नॉट कामा z नॉट, और रेडियस हमारे पास क्या हो गया बेटा r। यहाँ तक इतनी पॉइंट क्लियर हो गई, नहीं हो गया, राइटिंग सबको समझ में आ रही है, नहीं अच्छी लगी राइटिंग, लग रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ तक ये अगर पॉइंट समझ में आ गया तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी आएगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो आगे बढ़े। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं आपसे कह दूं कि जो सेंटर है हमारा, अगर वो ओरिजिन हो जाए, क्या हो जाए, ओरिजिन, अगर ओरिजिन मेरा क्या बन जाए, ओरिजिन एज सेंटर है, क्या रहे, सेंटर। अगर ये मेरा सेंटर बन जाता है तो हम क्या कहेंगे, तो जहाँ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट तो जीरो जीरो हो जाएंगे, तो जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाए, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बात करो। अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, अगर हम जनरल इक्वेशन उठाएं, मतलब जनरल, इसी को अगर हम ब्रेक कर दें, ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर का अगर मैं ब्रेक करके पूरा सॉल्व करूँ, है ना, और सॉल्व करने के बाद अनदर फॉर्म निकल के आएगा यहां से, अनदर फॉर्म ऑफ स्फीयर। क्या निकल के आएगा उसको समझते हैं। अनदर फॉर्म ये निकल के आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy 2ux ले लो, 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस यहाँ पे ले लो d, है ना, बराबर 0। ऐसा लेने में कोई दिक्कत नहीं, याद रखना हमारे पास कोई एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स का कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन से क्या सीखने को मिलता है, पहली पॉइंट इस इक्वेशन से मुझे ये सीखने को मिलता है कि अगर ये जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मुझे ये सीखने को मिलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तीनों क्या होने चाहिए, सेम। देखो सेम दिख रहे हैं, तभी आप डिवाइड करके फॉर्म बना सकते हो। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या निकल के यहाँ से आता है, दूसरा पॉइंट यहाँ से ये निकल के आता है, हैव नो
नो टर्म ऑफ किसका, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, फिर एक्स वाई जेड, इनमें से किसी का भी कोई टर्म नहीं होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई, ये नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या निकल के आता है यहाँ से, दो चीजें पॉइंट क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट सोचो क्या निकल के आएगा, बोलो बच्चों। इसके वजह तो त्रिज्या 0 ना हो। पॉइंट स्प्रेड हो सकता है। पॉइंट स्प्रेड तो होता है ना। सबसे तीज पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नहीं है, मतलब ये तो दो पॉइंट तो ठीक है, और अगला पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, सेकेंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए। सेकेंड डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए। अच्छा एक्स वाई जेड तो फिर बात ही ना करें, सेकंड डिग्री तो ऑलरेडी नहीं रहेगा, तो खाली हम किसकी बात कर सकते हैं, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई जेड तो 3 डिग्री में चला जाएगा ना, तो सेकंड डिग्री इक्वेशन से पहला ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखने होते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट सेम हो, सेम होंगे तो फिर आप सेम बनाने के बाद इसको क्या किसके इक्वल कर दो, 1 के इक्वल कर दो, मतलब जो भी होगा उससे डिवाइड करा के आप 1 के इक्वल कर सकते हो। फिर से कंपेरिजन करके आप आगे कहानी पूरी कंप्लीट करोगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से फिर बेटा आपका सेंटर क्या बन जाएगा, जिस सर्कल को कनेक्ट करो इसको, जैसे सर्कल में सीखा हो सेम ऐसे सीखोगे ना। तो सेंटर क्या बनेगा बेटा इसमें, माइनस का यू, तो माइनस का यू, माइनस का वी, माइनस का डब्ल्यू, ठीक है। रेडियस क्या बन जाएगी ये बताओ, टी वो अंडर रेडियस क्या बन जाएगी, अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर बन जाएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। माइनस डी। चलो ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। चलिए अब आगे पॉइंट हम इन पे क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ तक सब क्वेश्चन में आ गए ना। नोट पॉइंट 1, कुछ नोट पॉइंट डिस्कस करो। नोट पॉइंट 1 जैसे सर्कल में वैसे सेम इसमें, ठीक है, ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। आप दोनों को रिलेट कर सकते हो, कनेक्टिव बना सकते हो, लेकिन हाँ दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंस बहुत है। लेकिन हम अपनी ये बोल सकते हो थ्योरी को कनेक्ट कर सकते हैं एज अ सर्कल, तो हमारे पास कनेक्टिविटी बन जाएगी, है ना। जैसे कि हमने सर्कल में बताया था वैसे इसमें हम बताया था। सर्कल में हमने अंडररूट के अंदर एक केस है ना, देखो ये किसके केस है, अंडररूट के अंदर केस है ना। तो अगर अंडररूट के अंदर केस है तो हम इसमें क्या अंडररूट वाली पूरी बात लगा सकते हैं। हम अगर तुमसे कह दें कि मेरे पास अगर आगे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, समझना ध्यान से, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी, तो अब इससे क्या समझते हो, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है मतलब कि ये वास्तविक सर्कल बनेगा, स्फीयर बनेगा। हाँ वास्तविक बनेगा। हाँ, स्फीयर क्या रहेगा, रियल रहेगा, तो यहाँ पर रियल स्फीयर मिलेगा, रियल स्फीयर मिलेगा। बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही है, रियल स्फीयर यानी स्फीयर हमारे पास रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकती हैं, स्फीयर में भी रियल हो सकते हैं, है ना। तो स्फीयर को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, तो रियल स्फीयर आपको मिलेगा। बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई, रियल स्फीयर मिल गया। अगर मैंने आपसे बोला नोट पॉइंट नंबर 2, अगर हमने बोला यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी बोल दिया, अब बोलो इसका मतलब क्यों, क्योंकि जैसे इसकी वैल्यू डी रखेंगे, डी मैंने डी करेंगे जीरो आ जाएगा, जीरो रेडियस, दैट इज इसका मतलब हुआ कि हमने रेडियस इक्वल टू क्या बोल दिया, जीरो। और अगर रेडियस जीरो हो गया तो पूरा सर्किल कन्वर्ट हो जाएगा सेंटर पर, तो पूरा सेंटर पे कंसाइड होने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट स्फीयर हो गया। कौन सी स्फीयर हो जाएगा, पॉइंट स्फीयर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं पॉइंट स्फीयर। अभी बात समझ में आएगी नहीं आया, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोल दूं नोट पॉइंट नंबर 3, नोट पॉइंट नंबर 3, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज लेस देन डी, इसका क्या मतलब हुआ, इसको बोलेंगे स्फीयर विद इमेजिनरी रेडियस, स्फीयर विद रेडियस इमेजिनरी नहीं हो जाएगा, करके दिखाऊं। अगर इसमें तुम पूरा सॉल्व कर रहे हो और वैल्यू क्या आ रही है, भाई ये वैल्यू छोटी है वैल्यू बड़ी है, तो छोटी में बड़ी को हटाऊंगा माइनस में आ जाएगा, माइनस को रूट करोगे तो आई आ जाएगा, आई मतलब इमेजिनरी, तो स्फीयर विद क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रेडियस हो जाएगा। क्या दिक्कत, इमेजिनरी रेडियस। कोई समस्या है क्या, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब मैं इन पॉइंट्स के बेस पर तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, चलो उसको समझते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेंटर हमारे पास है, किसी स्फीयर को निकालना होगा। सेंटर हमारे पास है 1,2,1 और रेडियस हमारे पास है रेडियस है बेटा √6। कितनी है? √6। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। बताओ स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा? तो क्या बोलेंगे सीधे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x माइनस एक्स नॉट होता है। ये मान लो x नॉट, ये मान लो y नॉट, ये मान लो z नॉट, ये r हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस जेड नॉट की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √6 का स्क्वायर यानी 6 आ जाएगा। होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x और प्लस 4 है ना। यहाँ पे क्या आएगा? जेड स्क्वायर है ना, जेड स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो 4 देखो, 4 1 5 5 1 6। कहानी क्लियर है? बचेगा क्या? तो एक तरफ से लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 2z इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया? बात कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहीं से नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फाइंड, इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द सेंटर, सेंटर फाइंड करना है और फिर साथ में एंड रेडियस, आपको रेडियस भी फाइंड करनी है। ठीक है, ऑफ द स्फीयर, किस स्फीयर का वो भी देख लीजिए। ऑफ द स्फीयर, स्फीयर है आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y और फिर माइनस 6z इक्वल टू 1। चलिए बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? -3/2 यानी 3/2 -4 और 3। सोल्यूशन करिए। तो पहला काम है हम 2 से डिवाइड कर दें ताकि कोएफिशिएंट 1 हो जाए। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल टू, माइनस का लिख लो ना, इधर ही लिखा, माइनस का 1/2 इक्वल टू 0। कंपेरिजन कर लो, तो कंपेयर विद, किससे कंपेयर कर लें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो वी गेट क्या मिल जाएगा भाई? u इक्वल टू -3/2, v इक्वल टू 2 एंड w इक्वल टू -3/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हम जानते हैं सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेंटर आपका होता है बेटा तो -u - v - w, -u - v - w। यहाँ से क्या मिलेगा? 3/2 कामा -2 कामा 3/2, यही बनेगा ना? ये बन गया। अगला पॉइंट अगर हम बात कर ले यहाँ से रेडियस, तो रेडियस इसकी क्या बन जाएगी बेटा? रेडियस बन जाएगी अंडरवुड, तो 9/4 9/4 यानी कि 18/4 18/4 का मतलब 9/2 है ना, और 9/2 + 2 मतलब 2 × 4 9 4 13 13/2 13/4 नहीं 13/2 सही बोला, 13/2 13/2 नहीं, इसमें बात बताओ। नहीं लेकिन 8 9 17 8 9 17 क्योंकि अच्छा 4 तो नहीं है, अच्छा 4 है, कोई बात नहीं, 4 है तो 4 नहीं है 17। बात समझ में आ गई? तो रेडियस हो गया, सेंटर हो गया। कहानी क्लियर? डाउट है? और डी तो आपने लिखा, डी भी नहीं वो किया गया था, तो माइनस कर लो ना, डी माइनस प्लस हो जाएगा।
माइनस 1/2 है। अच्छा डी नहीं लिखा क्या मैंने, डी इक्वल टू -1/2 है, तो -1 में माइनस +1/2 हो जाएगा, 18/2, 18/2 मतलब 9 आ जाएगा, 9 मतलब 3 आ जाएगा, तो पूरा सॉल्व करके 3 लिख दें अगर हम, चलेगा? अब तो कोई दिक्कत? ठीक है मेरे होनहार छात्रों ने, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। अगले पॉइंट में आएगा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर on the joining of two points as a diameter. ये भी सर्किल की तरह इक्वेशन इसका बनेगा। सेम यू आर राइट। हाथ मिलाओ, रहने दो, हाथ धोते नहीं, क्या करते हैं तो हाथ क्यों मिलाएं तुमसे? चलिए आगे ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास स्फीयर, इसको सर्कल ना मानो, इसको क्या मानो? स्फीयर। लेकिन काम कैसे होगा? सर्कल के जैसा। जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये डायमीटर हो गया आपका। बेटा हम मारने का मन कर रहा है, ठीक है। x1 मान लो, y1 मान लो, z1 मान लो, और x2 मान लो, y2 मान लो, z2 मान लो। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना? चलिए ठीक है। अब ये सेंटर है मेरा। अब सेंटर, अगर मुझे खाली सेंटर निकालना होता तो मैं क्या बोलता? सेंटर निकालना होता तो दोनों का डॉट करा के 2/2 बस मिड पॉइंट निकाल देते। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं खाली सेंटर निकालना चाहता तो x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2 और z1 + z2 अपॉन 2। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अगर मुझे सेंटर निकालना होता, अगर मुझे रेडियस निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा के निकाल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल के उसका हाफ भी कर सकते हैं, तो अभी हमारे पास कहानी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ठीक है। अब लेकिन मुझे अगर इक्वेशन निकालना होता है तो इस प्रोसेस से कहीं ना कहीं आपका थोड़ा लेंथी हो सकता है। पहले सेंटर निकालो, फिर रेडियस निकालो, फिर उसमें रखो, फिर सॉल्व करो। तो इस प्रोसेस को इजी करने के लिए मैं आपको एक लिए फॉर्मूला और बना देता हूँ, ठीक है कि सर एक फॉर्मूला और बना लीजिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो सीधे मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? x - x1 हो जाएगा, x - x2 हो जाएगा, प्लस y - y1 हो जाएगा, y - y1 हो जाएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ठीक है, y - y2, ठीक है, प्लस z - z1 हो जाएगा, कुछ ज़्यादा जोश में आ गया, ठीक है, z - z1 हो जाएगा, z - z2 हो जाएगा, इज इक्वल टू किससे हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई, नहीं आ गई? फिर से बताएं। आ गई? क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। x - x1, x - x2 प्लस y - y1, y - y1, y - y2 प्लस z - z1, z - z2 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ तक तो हमने सर्किल में पढ़ा, बस एक स्टेप और बढ़ा दिया तो स्फीयर का बन गया। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो सर्कल और स्फीयर दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, वेरी गुड। ऐसे कनेक्ट करते रहोगे तो आगे कहानी पूरी सीखते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन ले लो। एक क्वेश्चन लो कॉमन सेंस बेस, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर whose center is the point 2, 1, -2 and 2, -1, -2 and which passes through the point 3, -2, 1
बात समझ में आ गई? अब बताओ। The equation of the sphere whose center is point this and passes through this. तो जैसे Center सेंटर नहीं है तो एक्स इसमें क्या कहते हैं, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नॉट इसका इक्वल टू आर होगा। उसमें रखेंगे उसमें पहले इसको सेंटर वाला मान satisfy रखा और इस वाले को भी धर देंगे, वहाँ से आर का मान जो वहीं पर धर देंगे ना। सबसे पहला पॉइंट देखिए, हमें कोई भी इक्वेशन निकालना तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें पता है अगर हमें रेडियस पता चल जाए और सेंटर पता चल जाए तो मैं किसी भी स्फीयर का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। तो मेरा मकसद ही है दो पॉइंट का काम करना, ये तो स्फीयर पता चल जाए तो सेंटर पता चल जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व ईजी करने के लिए हम पहले रेडियस निकाल के बैठ जाएं, क्योंकि रेडियस तो दिए नहीं है। सेंटर तो मुझे पता है, सेंटर तो मुझे पता है कि ये पॉइंट जो हमारे पास है क्या है, सेंटर है। लेकिन अगर मुझे रेडियस पता चल जाए कहानी बन सकती है। तो रेडियस पता करने के लिए अगर थोड़ा विजुलाइज करके देखो, ये पॉइंट है सेंटर और ये किसी ना किसी पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब यहाँ कोई पॉइंट से वो पास हो रहा है। अब जो पास हो रहा है और इससे पॉइंट, अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस देखूँ, इसके बीच का मैं क्या देखूँ, डिस्टेंस देखूँ, तो ये क्या रहेगा, रेडियस तो रहेगा ना भाई। नहीं समझ में बात आगे, ये रेडियस बन जाएगा और सेंटर तो मुझे दिया ही गया। तो इसका मतलब अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मैं क्या कर दूँ, डिस्टेंस बिटवीन दिस दो पॉइंट है ना। तो यहाँ पे दो पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा बेटा, अंडर रूट क्या निकल के आएगा बताओ। 2 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस -1 -2 यानी कि प्लस 2 1 का स्क्वायर यानी 1 है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 यानी √3 बन जाएगा। नहीं -2 -1 यानी 3। अच्छा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करो 9 आ जाएगा, 9 में 11 हो जाएगा। ठीक है 11 हो गया। अब यहाँ पे रेडियस आ गया, रेडियस आ गया, सेंटर मुझे पता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या, सॉरी इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन सकता है बेटा x - 2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y + 1 का होल स्क्वायर प्लस z + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11। बात समझ में नहीं आई, r का स्क्वायर होता है 11, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो बस। तो क्या बनेगा, x² + y² + z² -4x + 2y, ठीक है, प्लस 4z। यहाँ तक बात समझ में आएगा। और -2 इज इक्वल टू 0 करके देखो। 4 इधर आया, 4 1 5 आया, 5 5 5 5 4 9 और 9 में 11 जाएंगे कितना आएगा, -2। वही तो लिखा मैंने। समझ में आया नहीं आया, डाउट हो बताओ, नहीं समझ में आया। अब हमारे पास एक पॉइंट और है। अच्छा इसका भी उसका डायमीटर वाला बता दूंगा क्वेश्चन एक, वो लग जाएगा ना, तो कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत ना। चलो एक मैं कॉन्सेप्ट और बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान देना, आसान है। जैसे हमने आपसे कहा स्फीयर, एक ऐसे स्फीयर का इक्वेशन निकालो जो कि पासेस थ्रू द 4 पॉइंट्स, कितना 4 पॉइंट, स्फीयर थ्रू द 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स से पास हो रहा हो ना। और पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स होने चाहिए। कैसे, नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स, क्योंकि प्लेनर हो गए तो हो सकता है स्फीयर फिर ना बन पाए ना, इसलिए नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स की बात करेंगे हम। क्लियर नहीं क्लियर। तो स्फीयर का इक्वेशन क्या बनेगा, जनरल इक्वेशन क्या बनेगा। अब देखो क्योंकि ये सारे पॉइंट उससे पास हो रहे हैं तो जाहिर मैं जनरल इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। अब सेटिस्फाई करा के u v w d मतलब 4 पॉइंट्स के इक्वेशन वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क है। तो इस टास्क को इजी बनाने के लिए है ना, मैं डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। किसका, डिटरमिनेंट मेथड। क्योंकि जब भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होते हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट मेथड से अगर हम देखें तो इसको मैं ऐसे लगा सकते हैं। जब भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, डिटरमिनेंट मेथड। तो यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं कि x² + y² + z², ठीक है, x y z 1, ठीक है, x1² + y1² + z1²। x1 y1 z1 क्या है, एक्चुअली वो 4 पॉइंट ऐसे हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4। बोलो बात समझ में आएगी। ये सारे पॉइंट हो गए। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा,
x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x4 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर प्लस z4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x1 y1 z1 1, x2 y2 z2 1, x3 y3 z3 1, x4 y4 z4 1। बोलो बात समझ में आ गया? और इक्वल टू 0। जैसे उसमें ये वो सर्कल में होता तो क्या उसमें यही फॉर्मूला काम करता? इस तरह उसमें भी बना सकते हो, और क्या, उसमें केवल जेड जेड वाला हट हटा जाएगा। जेड हटा देंगे तो जेड हट जाएगा, तो ये 3/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितने कितने भाई, ये 5/5, आई थिंक वो 4/4 को आपने चेक कर लेना, जाके करना पड़ेगा। इससे भी लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? क्वेश्चन जहाँ जहाँ है वहाँ आप डिटरमिनेंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं समझ में क्या बात आ गई? तो इस वाले फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, समझिएगा। क्वेश्चन आपको इतना इजी देते हैं डिटरमिनेंट, क्योंकि अभी देखने में लग रहा है डिटरमिनेंट बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सर, है ना। 5/5 का डिटरमिनेंट है, कैसे सॉल्व होगा सर? तो भाई सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके हैं अपने पास। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं कि कैसे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन of the sphere। ठीक है, passing through the origin and the points 1, 0, ठीक है, 2, 0, 0, सॉरी 0, 2, 0 लिखना चाहिए मुझे, 0, 2, 0 एंड 0, 0, 3। किसे किसे पास हो रहा है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक पॉइंट तो ये हो गया, 3 पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। अब बताओ, सॉल्व करके बताओ। तो ये जैसे मान लीजिए इनको सेटिस्फाई कराएं तो उससे क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो एक ही पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए जिस क्वेश्चन को। नहीं, वो तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो करोगे ना भाई। यहाँ ऑब्जेक्टिव चल रहा है क्या अभी? ऑप्शन तुमका सेम दी बात समझो, यहाँ यहाँ ऑब्जेक्टिव चल नहीं रहा है। देखो, अगर ऑब्जेक्टिव चल रहा है तो वहाँ पॉइंट सेटिस्फाई करके आप काम कर सकते हो। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वहाँ पे तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, वहाँ पे तुम्हें पॉइंट सेटिस्फाई करके काम करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने में क्या जाता है? नहीं तो मतलब ये पूछ रहे हैं जैसे कि तीनों के पॉइंट सेटिस्फाई करें कि एक ही पॉइंट से? एक पॉइंट से अगर 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं तो कर लो, एक ही पॉइंट से फिर आंसर मिल सकता है। डिस्कार्ड मेथड का मतलब क्या हुआ? जो सही हो रहा है उसको हम सही नहीं कह सकते, लेकिन जो गलत हो रहा है वो डेफिनेटली फिर गलत ही है। हम अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से बस ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हैं, ना कि ट्रू करते हैं। जब 3 गलत हो जाते हैं तो एक सही हो ही जाता है, लेकिन जब नन ऑफ दीज भी लग जाता है ना, तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है, फिर वहाँ सॉल्व करना। अगर चारों ऑप्शन में वैल्यूज़ हैं तो वहाँ पे नन ऑफ दीज का नहीं है, तो फिर वहाँ पे 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बात पकड़ में आया? हाँ, अगर चारों पॉइंट वो सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉइंट, तो गारंटी के साथ सही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। फिर तो तुम नन ऑफ दीज की तरफ भी जाओ मत, है ना। बस समझ में आई नहीं आया? तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग बस यही अनुमान लगाते हैं जो अभी हमने तुम्हें बताया। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, सॉल्व करना चाहोगे आप लोग इसको? तो सॉल्व करो, बैठे गेम आते हैं। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, राइट। इसी फॉर्मूले पे हमें पुट कर देना है, तो पुट कर देते हैं, क्या दिक्कत आएगी देखते हैं। इधर बड़े छोड़ोगी फिलहाल के लिए बताओ। पहले तो क्या रहेगा? x² + y² + z², x² + y² + z², आगे x y z। अच्छा, जीरो देखो, मान हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो। जीरो वाले को लेना ही खत्म, तो एक रो एक कॉलम तो ऐसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि जीरो है ना, तो एक रो एक कॉलम तो वैसे कट हो जाएगा। नहीं समझी बात? अरे यार, जैसे मान लो तुमने देखा 1 0 0
और 2 3 इधर कुछ भी लिखा, तो हमें ये लेते हैं, ढक लेते हैं, तो 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसको तो सॉल्व करने पर वही वैल्यू आएगी। इससे 2 तो जीरो है ना ऑलरेडी, 0,0,0 का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमने 0,0,0 ले लिया, इधर 1 तो 1 को ढकेंगे ढकेंगे, 0 तो ले लेने कोई मतलब है नहीं, तो सीधे बीच वाले सॉल्व करना है मात्र। नहीं समझ बात, तब 0 0 हो चुका है, तो मतलब एक रो एक कॉलम तो तुम्हें वैसे ही डिलीट कर देना है। अभी भी नहीं समझ आया, तो 1,1 का नो, तो रो एक कॉलम ऐसे डिलीट कर दो, हमने डिलीट कर दिया। नहीं समझ आया क्यों डिलीट किया, आ गया ना। 1 लेंगे तो ये ढकेगा डिलीट हो जाएगा, तो जो बचेगा वो लिखो, तो 1 0 0 1 0 0, अरे 1 इधर आएगा क्या, नहीं नहीं गलत, 1 0 0 तो यहाँ आएगा, 1 0 0 0, रुक जा भाई, 0 2 0, वो बात की बात है, 0 0 3, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 0 2 0 है ना, यहाँ 2 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गया, ये इतना हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ, लगाओ कोई ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ, जितने मैक्सिमम जीरो हो जाएंगे उतना काम इजी हो जाएगा तुम्हारे पास। हमें इनको जीरो बना देना है, कुछ ऐसा करो। ऐसा तो करते हैं हम देखते हैं, सुनो, ये जो x वाला है उसको माइनस में कर देते हमें 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 बताने दो, हैं। हमें बताने दो। हम सोच रहे हैं इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम को सीधे माइनस कर दें तो ये जीरो हुआ, इस कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो जीरो हो जाएगा, इस कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई करके कर दें तो जीरो हो जाएगा ना। तो सीधे हम करते हैं कि पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में क्या कर दें, -1 से मल्टीप्लाई करके पहले कॉलम में जोड़ देते हैं जीरो, ठीक है। तीसरे कॉलम में -2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम जोड़ देते हैं तो जीरो, है ना। बात समझ पा रहे हो, इसका मतलब समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब बीच में कोई चीज़ नहीं, मतलब जोड़ का है, ठीक है। और ये जो पहले लिखा इसका मतलब पहला चेंज होता है, तीसरे में मल्टीप्लाई करके पहले से जोड़ा जाता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। फिर इसका मतलब आया है कि हम लोग, इसका मतलब ये आया कि 3 से मल्टीप्लाई कर -3 से मल्टीप्लाई करके अगर पहले में जोड़ देते तो जीरो हो जाएगा। कहानी क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये चेंज होके क्या आएगा, ये चेंज होके ये आएगा, उसमें क्या आएगा दिखाई देगा, इधर लिख देते हैं, दिखाई देगा क्यों नहीं, है ना। मैं इतने में एडजस्ट हो नहीं पाऊंगा, तो ऐसा करते हैं आगे चल के लिखते हैं, है ना। बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई, आगे बढ़े। हाँ, तो मेरे पास क्या आया वो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सीधे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। माइनस का एक्स आया, माइनस का 2y आया, माइनस का 3z आया, यहाँ पे आया जीरो, यहाँ पे आया जीरो, यहाँ पे आया जीरो, और यहाँ पे क्या था x, यहाँ पे था y, यहाँ पे था z, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 1 0 0, यहाँ पे 0 2 0, यहाँ पे था 0 0 3। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब इसके मैक्सिमम रो ये जीरो हो गए, तो इसको हम अगर ले लेंगे तो ये ढकेगा इधर बन जाएगा ना। तो क्या मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 3z। बात समझ में नहीं आया, आ गया। फिर इसको ले लेंगे तो क्या ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, तो क्या बचेगा वो बताओ। तो इसमें बचेगा 1 0 0 0 2 0 0 0 3 बचेगा, ठीक है, ये बचेगा। इसको अगर मैं और सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3z, ये लेंगे तो इसको 1 लेंगे तो ये ढकेगा, तो क्या आ जाएगा 6, सीधे मैं 6 लिख दूं यहाँ पे, तो ये आ गया। इक्वल टू क्या चला अपने पास, जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो चल रहा है। बात पकड़ में आ गई नहीं आ गई, आ गई। अब अगर मैं इसको यहाँ से और कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 6 को जीरो सीधे भेज दो, कोई दिक्कत। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन कि नहीं कर पाओगे, हैं जी भैया, क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जी भैया कर लेंगे, थप्पड़ मार दूंगा मैं तुझे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ए प्लेन passes through the fixed point
पॉइंट ए कामा बी कामा सी, ठीक है, एंड कट्स द एक्सेस एट ए कामा बी कामा सी। बात पकड़ में आ रही है? so that the locus of the center of the sphere O A B C is A upon x B upon y प्लस C upon z इक्वल टू 2। पूछा बहुत गया क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, समझ पा रहे हो? पहले के ज़माने में भी इम्पोर्टेंट था, आज के ज़माने में भी इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब स्फीयर है तो इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए तो रिजल्ट इम्पोर्टेंट है ना, जो सामने लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए रिजल्ट ही इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए है ना, लेकिन अभी हम क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो तुम्हारे लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है। बताओ कैसे करेंगे? हाँ जी, तो समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3D व्यवस्था है। 3D व्यवस्था में क्या है भाई, अपने पास कुछ ऐसा सीन है कि नहीं है? ये सीन 3D व्यवस्था हो गया। एक प्लेन है, प्लेन किसी पॉइंट पे कट कर रहा है उसको, प्लेन मान लो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अब जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, सपोज कर लेते हैं उसका पॉइंट ये है हमारे पास, ए बी और सी। नाम दे दो इसका, इस पॉइंट नाम दे दो अल्फा कामा 0 नाम दे दिया, इसका 0 कामा बीटा कामा 0 नाम दे दिया, इसको 0 कामा गामा नाम दे दिया। क्या दिक्कत है ना, ये पॉइंट अपने नाम दे दिया। ओ, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द, ये तो ठीक है, और प्लेन द पासेस थ्रू द पॉइंट। प्लेन है कोई, इस पॉइंट पास हो रहा है, प्लेन का इक्वेशन एज्यूम कर लो, ठीक है। प्लेन का इक्वेशन इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर मान लो कोई प्लेन इसको कट कर रहा है तो प्लेन का इक्वेशन क्या बन जाता है इसके अकॉर्डिंग? तो बन जाता है एक्स अपॉन, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया, जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1 बन जाता। अब क्योंकि इससे पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है? एबीसी वाले से, है ना। कहाँ गया? ये यहाँ पास हो रहा है इससे, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ए अपॉन अल्फा प्लस बी अपॉन बीटा प्लस सी अपॉन गामा इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब जैसे अगर हम अगले पॉइंट की बात कर लें कि अब हमारे पास एक स्फीयर की बात कर लेते हैं। स्फीयर है ना, अब स्फीयर क्योंकि ओ ए इनसे सबसे ज़्यादा स्फीयर, तो स्फीयर अगर इससे होके जा रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ए बी सी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी सी स्फीयर के इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। स्फीयर के इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई स्क्वायर होता है प्लस जेड स्क्वायर होता है प्लस 2ux होता है प्लस 2vy होता है प्लस 2wz होता है और प्लस सी डी जो होता है, लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए डी नहीं होगा, यहाँ पे डी हमारा 0 हो जाएगा। बात पकड़ में आ गई नहीं? आ गई? ओ है ना भाई, है ना? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ से हम बारी बारी, क्योंकि ये स्फीयर पर लाई कर रहा है, ये भी स्फीयर पे लाई कर रहा है, ये भी स्फीयर पे लाई कर रहा है, एबीसी तीनों स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों स्फीयर के इक्वेशन क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो बारी बारी सेटिस्फाई कराओ। जैसे मान लो कि लाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ए बी सी लाई ऑन स्फीयर, है ना, लाई ऑन स्फीयर। तो 1 by 1 आप रखो, लाई ऑन स्फीयर, तो क्या हो जाएगा? बताओ भाई। तो पहले ए का अल्फा का 0 रखो, तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? अल्फा स्क्वायर, हाँ, अल्फा स्क्वायर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2u अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? तो यहाँ से बन जाएगा बेटा, यहाँ से आपका बन जाएगा u इक्वल टू माइनस अल्फा 1/2 अल्फा, ये बनेगा ना। v इक्वल टू सिमिलरली v इक्वल टू क्या बनेगा? -1/2 बीटा, है ना। इसी प्रकार से w इक्वल टू क्या बन जाएगा? -1/2 गामा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया।
तो यू वी डब्ल्यू आ गया, चलो ठीक, यू वी डब्ल्यू जनरल इक्वेशन में रख दो तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सेंटर क्या बन जाएगा सेंटर, तो सेंटर क्या बन जाएगा, सेंटर बताओ सीधे, सेंटर सेंटर बन जाती रहेगा ही नहीं तो सेंटर बन जाएगा -1/2 अल्फा -1/2 बीटा -1/2 गामा, ये तो बनेगा। और क्योंकि सेंटर का जनरल इक्वेशन निकालना, लोकस निकालना है, तो भैया ये सेंटर तो माइनस में तो माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो मुझे क्या निकालना है, लोकस निकालना है, तो ये एक्चुअली में एक्स का काम करेगा, ये एक्चुअली में वाई का काम करेगा, एक्चुअली में किसका काम करेगा, जेड का, क्योंकि मुझे लोकस निकालना है इसका, उसको जनरल पॉइंट मान लिया जाता है। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक्स इक्वल टू क्या मिल गया 1/2 अल्फा, वाई इक्वल टू क्या मिल गया 1/2 बीटा, जेड इक्वल टू क्या मिल गया 1/2 गामा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, तो अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा 2x, अल्फा इक्वल टू 2x, बीटा इक्वल टू 2y, गामा इक्वल टू 2z बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था a अपॉन अल्फा प्लस b अपॉन बीटा प्लस c अपॉन गामा इक्वल टू 1, उठा के रखिए। तो a अपॉन अल्फा की वैल्यू 2x प्लस b अपॉन बीटा की वैल्यू 2y प्लस c अपॉन गामा की वैल्यू 2z इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल टू 2। समझ में नहीं आया, आ गया। A sphere, a sphere of कांस्टेंट, सेम इसी तरह है, इसका रिजल्ट मैं आपको बता दूंगा, है कि नहीं है, बाकी आप इसको प्रूव करते रहना, क्लियर है। रेडियस सेम इसी तरह रहेगा, रेडियस के, ये रिजल्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में मैंने इनके क्वेश्चन देखे हैं, राइट ना, हाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। पासेस थ्रू द origin, passes through the origin, ठीक है, origin and meets the axis in A B C, clear है। prove that the centroid, ये पूरा प्लेन वाले की तरह है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी है प्लेन में, क्लियर है। तो जब चिंता मत करना, सेम ऐसे लगेगा, ट्राइंगल ABC लाइज ऑन द स्फीयर, ठीक है, स्फीयर, तो क्या बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4k स्क्वायर, ये तो मिलाना है, याद रखो। सेम इस तरह उसमें भी था, आई थिंक प्रूफ करने के लिए, है ना, सेम ऐसे इसमें भी है, कर पाओ नहीं कर पाओगे, तो इसको याद रखना है, तुम्हें प्रूफ करना है, सिमिलर वैसे ही लगेगा जैसे ये लगाया मैंने। प्लेन सेक्शन ऑफ ए स्फीयर, लेकिन ये वाली भैया बहुत इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है, कोई स्फीयर है हमारे पास, मान लीजिए, है ना, और स्फीयर होने के बाद अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं इसमें एक प्लेन की सहायता से कट करूं, तो अगर मैं प्लेन की सहायता से कट करूंगा तो कुछ ऐसे ही काटेगा वो इसको, भाई मान लो स्फीयर है और प्लेन से ऐसे काट दो, ऐसे एक तरबूज मान लो पूरी तरीके से गोल है, उसको ऐसे चाकू जब काटते हो, मान लो प्लेन है, प्लेन से जब काटते हो तो वो कैसा दिखता है, सर्कुलर दिखने नहीं दिखता है, एकदम सर्कुलर दिखता है, कुछ वैसे सीन यहाँ पे कट के करेगा। तो जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है उसका सेंटर निकालना है। अब देख लो, उसका सेंटर और जो हमारा स्फीयर उसका सेंटर दोनों अलग अलग हैं। उसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर मान लो यहाँ, और सर्कुलर पार्ट काटा उसका सेंटर इस बीच में होगा। नहीं समझ बात, समझना कि जैसे हमने स्फीयर है, अब इसको ऐसे काटा तो सर्कुलर पार्ट जो ऐसे काटा तो उसका सेंटर यहाँ है, स्फीयर सेंटर यहाँ था। नहीं कहानी क्लियर हुई क्या, हो गई ना।
तो इसका सेंटर यहाँ। तो हमें एक्चुअली में जो देता है ना इस सर्कल का, ये जो सर्कल बन रहा है ऊपर से, इस सर्कल का सेंटर पूछ लेता है, इस सर्कल का रेडियस पूछ लेता है। तो अब अगर हम यहाँ से डालेंगे तो परपेंडिकुलर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एक्चुअली में क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। ये एक्चुअली में क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। लेकिन ये एक्चुअली में क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा। बोलो कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है। ये रेडियस ऑफ सर्कल होगा, ये रेडियस ऑफ स्फीयर होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ स्फीयर होगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल होगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? क्लियर है, डाउट है बताओ? क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं इसमें। इसी पॉइंट में अगर मैं यहाँ से अब थोड़ी सी और कहानी स्टार्ट कर लूँ कि अगर मैं रिलेशन देखूँ तो ये 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा एंगल? 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से बेटा क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला जरा बताओ क्या निकल के आएगा हमारे पास? तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आएगा भाई, अगर हम नाम दे दें इनका, चलो नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ, ठीक है, इसको नाम देते हैं हम लोग सी नाम दे देते हैं, और इसको नाम देते हैं अगर हम पी नाम दे देते हैं, तो बताओ क्या बनेगा, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओसी का स्क्वायर प्लस पीसी, सीपी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? मुझे चाहिए सीपी, मुझे चाहिए रेडियस। तो भाई स्फीयर देने का मतलब क्या हुआ, स्फीयर गिवन है। स्फीयर गिवन होने का मतलब क्या हुआ, स्फीयर गिवन है का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, सॉरी प्लस जेड स्क्वायर, बात समझ नहीं समझे, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस डी इक्वल टू 0 होने का मतलब हुआ हमें स्फीयर का सेंटर भी पता है, हमें स्फीयर का रेडियस भी पता है। तो हमें रेडियस पता मतलब हमें ओपी पता है, हमें यहाँ पे क्या पता है, सेंटर पता है, तो ओपी हमें पता है। ठीक है, एक्चुअली में ये लेंथ भी हम निकाल सकते हैं, प्लेन भी दूसरा देंगे, दूसरा प्लेन का इक्वेशन भी देंगे, तो ये लेंथ भी हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे सेंटर पता चल जाएगा तो डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द प्लेन, है ना, निकालेंगे निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, है ना। तो इसका मतलब हम वो भी प्लेन मतलब परपेंडिकुलर ओसी भी निकाल लेंगे, यानी हमारे पास ओपी और ओसी इजीली निकल आएगा। क्या निकल आएगा, ओपी और ओसी हमारा इजीली निकल आएगा। जैसे ओपी और ओसी हम निकाल लेंगे तो फिर मेरा टारगेट क्या बचा, ओसी, तो ओ सॉरी पीसी, मेरा टारगेट क्या बचा, पीसी है सीपी, है ना। तो सीपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, ओपी का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, तो ये जो सीपी हमारा है, जो सीपी है, अगर एक्चुअली हम सीपी निकाल लें तो सीपी हमारा क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, ये रेडियस ऑफ सर्कल यही तो बनेगा ना, रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएगा। और रेडियस ऑफ सर्कल बन गया, यहाँ से सेंटर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर भी निकाला जा सकता है, लेकिन आगे हम बात करेंगे जब अगर निकालने की बात करेगा तो, है ना। यहाँ तक कोई समस्या बताओ मुझे। इसका ये सर्कल का सेंटर, हाँ इसका सेंटर भी कैसे निकलेगा? वो प्लेन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, वही पॉइंट हमारे सेंटर को बताएंगे। प्लेन के या प्लेन का जैसे या प्लेन रहा था, प्लेन के लिए ये बिंदु का नहीं का प्लेन के पार निकाल की वो उनका एक ये फार्मूला रहा था, जैसे वैसे जैसे या प्लेन रहा था, ये पॉइंट रहा था। अच्छा, इसको इमेज के तरीके, जैसे मान लीजिए प्लेन के काटा, मतलब तो प्लेन के और जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है उससे, और नीचे एक इमेज मान ले कोई, उससे उसको निकाल ले इमेज मान के, उससे भी आ जाएगा इसका सेंटर। सेंटर कई तरीके से निकाला जा सकता है, सेंटर एक तरीके से नहीं निकाला जा सकता। प्लेन का इक्वेशन गिवन है ना, वो पॉइंट हमारा गिवन है ना, तो जिस पॉइंट पे जिस पे लाई कर रहा है वो तो निकाल नहीं सकते हो क्या आराम से। प्लेन का इक्वेशन गिवन होने का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो मेरा गिवन है। क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो गिवन है, उधर वो पॉइंट पर तो एक लाइन मानो उसको, तो उससे हम एक जनरल पॉइंट निकाल लेंगे, जनरल पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, तो जैसे सेटिस्फाई करा देंगे प्लेन इक्वेशन को, सेंटर नहीं निकल आएगा। समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हम प्लेन को पूरा कनेक्ट कर सकते हैं ना इसमें, एक्चुअली बात ये है। नहीं समझ में बताओ मुझे, आ गया। स्मॉल सर्कल क्या होता है, ग्रेटर सर्कल क्या होता है, हम इसमें ये भी बता सकते हैं। बात समझे नहीं समझे? स्मॉल सर्कल क्या होता है, ग्रेटर सर्कल क्या होता है, इसमें भी बता सकते हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं अगर हम h, और इसके रेडियस को अगर मान लेते हैं हम r, क्या मान लेते हैं r, तो ये क्या एक्चुअली में आएगा, सीपी हमारा क्या आ जाएगा बेटा, तो सीपी हमारा आ जाएगा अंडर रूट, है ना, ओपी, ओपी मतलब आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये बनेगा ना। ठीक है, अब अगर ये जो वैल्यू है अगर लेस देन आर इक्वल टू आर आ जाती है, क्या जाती है, लेस देन आर इक्वल टू आर आ जाती है, और जो मेरा h है, और जो मेरा h है वो भी अगर लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाता है, r हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नीचे वाले में होगा, तो ये हाँ स्मॉल सर्कल हो सकता है,
चलो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत, है ना, क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग हमारा इसमें रहेगा स्मॉल सर्कल एंड ग्रेटेस्ट सर्कल। स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल में थोड़ी बात करेंगे हम। स्मॉल सर्कल क्या होता है कि अगर हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन आर हो जाए, इसी में अभी जो बताया था ना, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लेस देन क्या हो जाए, आर हो जाए, तो इसको बोलते हैं स्मॉल सर्कल। क्या बोलते हैं, स्मॉल सर्कल, ठीक है। और ग्रेटेस्ट सर्कल क्या होता है, अगर मेरे पास एच मेरा जीरो हो जाए, एच मेरा क्या हो जाए, जीरो। तुम खुद सोचो सर्कल ग्रेटेस्ट कौन सा बन सकता है। जैसे हमारे पास स्फीयर है, ये हम यहाँ से काटे, छोटा सर्कल मिला, छोटा सर्कल मिला, छोटा सर्कल मिला, वही एकदम पास हुए ये वाली की, मतलब स्फीयर की थोड़ा जो रेडियस हो के पास। नहीं समझ में बात। ये हमारा गोला मान लो, सबसे बड़ा कट, सबसे बड़ा फाके कहाँ निकलेगा, जब एकदम सेंटर से काटेंगे गोले को, बराबर निकलेगा। मतलब अच्छा वो समझिए। सबसे बड़ा डायमीटर कहाँ मिलता है, सेंटर से जो जाता है। तो सबसे बड़ा यहाँ डायमीटर नहीं, सर्कल की बात करेंगे हम। सबसे डायमीटर बोल रहा हूँ, वो कॉर्ड की बात करते हैं ना, वहाँ पे कॉर्ड की बात करते हैं। यहाँ एक्चुअली प्लेन से काटा जा रहा है ना, तो सर्कल से बन रहे हैं। नहीं समझने की बात है। जैसे हमारे पास स्फीयर है, हम यहाँ काटा, मान लो पहले थोड़ा सा यहाँ काटा, जैसे तो ऊपर सेंटर की ओर बढ़ेंगे वैसे से उसकी जो सर्कल से बड़ा होता जाएगा। तो सबसे बड़ा सर्कल कहाँ मिलेगा, डायमीटर पे, सेंटर पे, स्फीयर के डायमीटर पे, स्फीयर के डायमीटर में। मतलब ये जो हाइट है, ये जो हाइट अगर जीरो हो जाए, कॉमन से लगाओ, अगर ये हाइट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये सेंटर इसके सेंटर में लाई कर जाएगा। इसमें सर्कल का सेंटर अगर स्फीयर के सेंटर में लाई कर जाए, तो वो सर्कल सबसे बड़ा सेंटर सर्कल माना जाए, नहीं माना जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एच क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट सर्कल के लिए ये बोल सकते हो कि ग्रेटेस्ट ही बोले और क्या बोले, है ना। ग्रेट सर्कल के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एच इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। नहीं समझ क्या बात। जब एच इक्वल टू जीरो रखेंगे तभी वो ग्रेट सर्कल बन पाएगा। स्मॉल सर्कल के लिए भाई छोटा होना चाहिए, जितना हम उसकी रेडियस छोटी रखेंगे उसकी वो वैल्यू उतना ही क्या हो जाएगा, स्मॉल सर्कल होता चला जाएगा। नहीं समझ में बात हो, आ गया। तो कुछ कंडीशंस थी सर से। सपोज करिए, ध्यान समझिए, सपोज करिए जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास एक स्फीयर दिया गया, तो आप स्फीयर को ऐसे एज्यूम करेंगे कि सर स्फीयर मेरा कुछ ऐसा होगा, राइट। स्फीयर तो कुछ ऐसा ही होगा ना। जैसे थोड़ा बड़ा बना लेते हैं समझने के लिए। चलो स्फीयर हमने ये मान लिया, हमने मान लिया इसका सेंटर ये है। हमने माना जब किसी प्लेन की सहायता से अगर हम कट करेंगे तो जो सर्कल मेरा निकलेगा तो ये निकलेगा, राइट। उस सर्कल में ये सेंटर हो जाएगा हमारे पास। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर मैं आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन निकालूँ कि सर ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसी प्लेन पर होगा एक्चुअली में। यहाँ पे एक प्लेन काटा जो मैंने, उस पर एक क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैं नाम देता हूँ P, राइट। और यहाँ से मेरा ये क्या बन जाएगा, एक्चुअली में क्या बन जाएगा बेटा, ये रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएगा। और ये मेरा बन जाएगा रेडियस ऑफ, ये क्या बन जाएगा, ये रेडियस ऑफ स्फीयर बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। तो मेरे पास ये पॉइंट अगर O है, अगर ये पॉइंट अगर मेरा P है, और अगर ये पॉइंट मेरा C है, तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ सर्कल निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है कि CP इक्वल टू बन जाता है अंडर रूट, क्या बन जाता है बेटा, अंडर रूट। अब इसका OP कैसे निकालेंगे, OP यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। तो बताओ OP कितना आया होगा, रेडियस कितना आया होगा। तो रेडियस निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, चलो पहले OP निकाल लेते हैं। OP एक्चुअली में क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर एक्चुअली में OP है ना। तो OP इक्वल टू बेटा एक्चुअली में क्या आ जाएगा, तो अंडर रूट। अब यहाँ से देखो U की वैल्यू क्या है, -4, V की वैल्यू क्या है 2, और W की वैल्यू क्या है 4। तो -4 यहाँ से 16, और 16 4 एंड 16, और माइनस D माइनस में प्लस हो जाएगा 45। ऐड करेंगे 81 या 80 आएगा, 81 आएगा, 80 आ रहा है। नहीं वो टोटल लास्ट में आएगा ना भैया। अच्छा रेडियस ये 80, अच्छा ये 81 आएगा। चलो सही है। तो ये कितना आया, 81 यानी 9 आ जाएगा। चलिए ठीक, ऐड करना, सही साइडिंग ऐड किया ना, साइडिंग से। चलो ठीक, रेडियस आ गया। अब यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारे पास, उसको हम नाम देंगे यहाँ पे
ओ सी, क्या नाम देंगे हम यहाँ पे, ओ सी नाम दे देंगे। चलिए ओ सी इक्वल टू निकालिए जरा क्या आएगा। तो इसमें यानी इस प्लेन में इसके सेंटर से, इसका सेंटर एक्चुअली में क्या बना, तो इसका सेंटर बन गया एक्चुअली में 4 कामा -2 कामा -4 ये बना। और इससे या भी एक्चुअली में हमारा 4 कामा -2 कामा -4 है। और इसका हम यहाँ पे मान लो एक प्लेन हमारा एज्यूम कर लो, है ना, इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है, तो प्लेन हमारे पास ये है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकालो, क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 4 माइनस और प्लस का 2, 4 2 2 जा 4 और प्लस माइनस -4 2 जा 8 -8 है ना, और माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4। अब जिसको प्लेन नहीं आता वो इसमें दिक्कत होगी ना, प्लेन पूरा अटैच में कर रहा हूँ इसमें, ठीक ना बेटा, प्लेन मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है, तो प्लेन को मैं इसमें जोड़ दिया मैंने। जो हम करेंगे तो यहाँ एक्चुअली में क्या आ जाएगा बेटा, जरा बोलो, 3/3 आएगा। 3/3 मतलब 1 आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया। अब मेरे पास चाहिए ओसी, तो ओसी इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है बेटा, बोलो, सॉरी सीपी, सीसी है ना, जेपी सीपी एक्चुअली क्या है, तो वो क्या है, अंडर रूट ओपी का स्क्वायर माइनस ओसी का स्क्वायर। जरा बोलिए क्या आएगा, 81 माइनस 1 अंडर रूट में एक्चुअली बताओ क्या आएगा, अंडर 80। ये क्या आ जाएगा, 4√5 है ना, 16 5 80 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √5 है ना। अब तक समझ में आ गया। सो सीपी इक्वल टू हमारे पास आ गया। यानी एक्चुअली में क्या है, ये सर्कल ऑफ रेडियस, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, एक्चुअली में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, इसको बोल देंगे रेडियस ऑफ सर्कल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ तक की कहानी पूरी समझ में नहीं आई। अब मुझे चाहिए क्या बेटा, अब सेंटर चाहिए, अब मुझे सेंटर चाहिए, तो सेंटर कैसे निकालेंगे, चलो उससे बात कर लेते हैं। तो सेंटर मुझे चाहिए, चलिए उसके सेंटर के लिए काम करते हैं ना बेटा। सेंटर के लिए देखो, अब मैं थोड़ा विजुलाइज करा देता हूँ आपको। एक्चुअली में जो इसका जो सेंटर है ये इस प्लेन पे भी लाई करा, क्योंकि प्लेन इसी से काटा गया ना बेटा। जब प्लेन से काटा गया है तो जो सेंटर है इसी प्लेन पे लाई करेगा, नहीं करेगा, प्लेन पे लाई करेगा। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, ये इसका हम जनरल, ये मान लो एक्चुअली में एक लाइन है, एक्चुअली में क्या है मेरे पास, एक लाइन है ना। तो जैसे हमने यहाँ तक तुम्हें पढ़ाया, इसमें आगे देखो तुम्हारे पास, जैसे यहाँ पे क्या सेंटर बन गया हमारे पास, ठीक है। सेंटर बनने के बाद ये एक लाइन का काम करेगा, एक लाइन पे काम कर रहा है। तो अगर ये लाइन है मेरे पास, ये मेरा सेंटर है, और सेंटर मेरा कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है। एक्चुअली में है सर्कल का सेंटर, लेकिन प्लेन ने काटा तो सर्कल निकल के आया। तो प्लेन तो उसी रास्ते से जा रहा ना जिस रास्ते में सर्कल आता है नहीं समझ में आया। तो एक्चुअली में ये जो सेंटर है कहाँ पे लाई कर रहा है, प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ये सेंटर। नहीं समझ में आया, किसका सेंटर, स्फीयर का सेंटर या सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर। कंफ्यूजन नहीं पालना है, बात को समझ रहे हो। विजुलाइज करो, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में। और विजुलाइज नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, कंफ्यूजन आ जाएगी। ऐसे टॉपिक में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत कम टीचर्स क्लियर कर पाते, बहुत कम बच्चे क्लियर कर पाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, विजुलाइज करो। तो ये बात समझ में आया। अब हमने कहा ये सेंटर जो है इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब अब ये हमारा एक जो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ किया, ये एक जनरल इक्वेशन लाइन बन गया, नहीं बन गया। तो ये लाइन इसी पॉइंट्स होके जा रहा है। तो एक्चुअली में ये जनरल पॉइंट मान लो। इस जनरल पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है, तो अगर मैं किसी लाइन को निकालना चाहूं, तो इसके लिए मुझे डायरेक्शन क्या बताना चाहिए, डायरेक्शन। और डायरेक्शन इस प्लेन का और इसका डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 2 और 2। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 - 2 और 2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन वो क्या बन गया, 1 - 2 और 2। देखो जिसने प्लेन मुझसे पढ़ लिया ना उसको जान लो ये बराबर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा भाई उसका मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत डायरेक्टली उसी से कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। तो ये डायरेक्शन रेशियो जो है वो एक्चुअली में इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो बनेगा। और कोई लाइन का इक्वेशन क्या पता होना चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए और क्या पता चल जाए, पॉइंट पता चल जाए, तो लाइन निकाल सकते हैं हम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट हो गया ये 4 तो पासिंग पॉइंट 4 - 2 है ना, तो रखो x - 4 अपॉन 1 y प्लस 2 अपॉन -2 इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू क्या ले लेंगे r। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी आगे बात कर लेता हूँ, ठीक है, पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा आगे पॉइंट की बात करूँ, बढ़ जाऊँ भाई, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो जैसे मैं इसी पॉइंट पे अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई मेरे पास r इक्वल टू मैंने ले लिया, तो x इक्वल टू क्या बनेगा? तो जनरल पॉइंट निकालेंगे। एक्चुअली में यहाँ से क्या निकल के आएगा? जनरल पॉइंट। क्या निकल के आएगा? जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट निकल के आएगा। क्या बनेगा बेटा, जरा बताओ जनरल पॉइंट। x इक्वल टू r+4। ठीक है, दिखा दूं क्या पीछे पलट के? याद है, बताओ। अच्छा, तो सीधे मैं पॉइंट ही लिख रहा हूँ, x बराबर बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, r+4, ठीक, हाँ, -2r -2, वेरी गुड। और एक है 2r माइनस 2r -4, 2 है, हाँ 4 था, सॉरी, तो ला दिखाई देता हूँ, लुपुर लुपुर करने से बेहतर है, देख लो, -4 था और प्लस का 2r था। तुम लोगों को ज़्यादा अच्छा तो मुझे याद रहता है, नालायक को। यहाँ तक समझ में आ गया? जनरल पॉइंट हो गया है ना। अब ये जनरल पॉइंट हो गया बेटा। एक्चुअली में ये जनरल पॉइंट जैसे मेरे पास, हाँ, ये प्लेन पर है, समझदार लड़का है, ये यहाँ पे, और ये प्लेन पर है, और प्लेन पर है तो इसका मतलब प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो दिस लाइज एंड इज लाइज ऑन प्लेन, लाइज ऑन प्लेन, दैट इज, इसका मतलब क्या हो, ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन का इक्वेशन हमारे पास क्या लिखे थे सीधे? x - 2i प्लस 2z इक्वल टू 3 को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि x की वैल्यू आप ये रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, z की वैल्यू रख देंगे। रखो इसमें बेटा जरा, तो r+4 रखो, r+4 -2 इन ब्रैकेट -2r -2 प्लस 2 z की वैल्यू 2r -4 इक्वल टू 3। अब यहाँ से समझ में आ गया बेटा, फ्रांसी मत बनो, नहीं थप्पड़ क्या दूंगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ से बनेगा r+4 माइनस प्लस 2r 4r प्लस 4 एंड प्लस 4r एंड -8 इक्वल टू 3। ओके, यहाँ डन, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? 8 8 8 8 9 9r, 9r प्लस 8 -8 इक्वल टू 3। 8 से 8 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा क्या? 9r इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? r इक्वल टू 1/3। r इक्वल टू 1/3 आया, ठीक है। r की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। तो यही पॉइंट एक्चुअली में क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है। एक्चुअली में ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है। तो ये हमारा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ सर्कल, ढंग से बोलो बेटा, नहीं थप्पड़ सर में मार देंगे, ठीक है। सेंटर सर्कल क्या बन जाएगा? अभी समझ में नहीं आई तुम्हें मेरी बात। 13/3 और 6 to 8 बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12, यानी कि -10/3। ये हमारा सेंटर हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस आई थिंक पहले ही कर चुके थे, बस हमें करना था, है ना? तो हाँ, हम थपड़िया देंगे, बोला तो मैंने। यहाँ तक कहानी समझ में आ गया? बताओ, मजा आया नहीं आया? आया। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन इजी लगता है या डिफिकल्ट लगता है? किस पे फोकस करना चाहिए? क्वेश्चन सीखने में फोकस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को सीखने में फोकस करना चाहिए? कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन तो यूं लगता बेटा तुम पाओगे मेरे हाथों से। तुम इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं और दूं, या फिर इतने में तुम्हें समझ में आ गया? एकदम कर सकते हो ना अब, कि और मैं प्रैक्टिस कराऊं? जरूरत तो है नहीं, है ना? क्योंकि कॉन्सेप्ट बढ़े हैं, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ाना है ना, तो आगे बढ़े, है ना। तो इसमें अगला पॉइंट आता है कंडीशन। देखो, जितना तुम्हारे सिलेबस में उतने पढ़ाऊंगे, इस पर बहुत कुछ है ना बेटा। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन, बहुत कुछ है स्फीयर में बेटा, सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे हम, है ना। इस प्लेन टू ए, हाँ तुम्हारे उसमें नहीं आता ना सिलेबस में, इसलिए जितना आता है उतना पढ़ा देंगे, चिंता मत करो, है ना। जितना सिलेबस के अंतर्गत है वो सब कुछ में पढ़ाया जाएगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ प्लेन टू अ स्फीयर, मतलब क्या कंडीशन है कि वो इसको टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, टाइजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बताओ। तो हमने एक जनरल इक्वेशन मान लिया कि प्लेन हमने एज्यूम कर लिया। हमने क्या एज्यूम कर लिया? एक प्लेन एज्यूम कर लिया। हमने प्लेन एज्यूम कर लिया,
कि भाई प्लेन, अच्छा पहले स्फीयर एज्यूम करो, तो क्या बन जाएगा स्फीयर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u एक्स प्लस 2vy प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्चुअली में क्या हो गया, प्लेन हो गया, सॉरी स्फीयर हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, स्फीयर। प्लेन ले लो बेटा, प्लेन क्या ले लें, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू, अच्छा d यहाँ पे लिए, d यहाँ पे सेम ना लो, कुछ चेंज कर लो, तो कैपिटल D ले लो इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या ले लिया हमने, प्लेन ले लिया। क्या ले लिया मैंने, ये प्लेन। अब यहाँ से कुछ नई बातें कर लेते हैं। अब हमें चाहिए कंडीशन। तो एक्चुअली में कंडीशन क्या है, तो अगर मेरा तुम यहाँ से थोड़ा सोचो और समझो तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये हमारा स्फीयर, ये क्या है स्फीयर, यहाँ पे क्या है एक प्लेन, ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो इस प्लेन का जो पॉइंट जहाँ पे कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इससे इसका यहाँ पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकता है नहीं हो सकता, ऐसे नो। इसका सेंटर पता है तुम्हें, इसका सेंटर हमारे पास जो भी है यहाँ से निकलेगा -u -v -w मान लो निकला है ना। इसके सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, एक्चुअली में रेडियस के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर। तो वही हमारा बन सकता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा एक्चुअली में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा मॉड ऑफ, इसकी स्फीयर में रखो, सॉरी प्लेन में है ना, क्या बनेगा -au बोलो -bu v और -cw। नहीं समझ में आ रही क्या बात, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस फ्रॉम दिस प्लेन, नहीं समझेगा, तो क्या बन जाएगा, और प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू रेडियस के बराबर होगा। नहीं समझी बात, आगे ना रेडियस, और रेडियस क्या है बेटा इसकी, रेडियस इसकी हम जानते हैं, अंडर रूट क्या बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। बोलो कहानी क्लियर नहीं क्लियर, ठीक है। तो ये इसके बराबर बन जाएगा, यही एक कंडीशन है बस। अब इसी कंडीशन को थोड़ा इन शॉर्ट अगर मैं अगला एक पॉइंट समझ लूँ इसी पॉइंट में, कि द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट इंटरसेक्शन बोल सकते हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, गया मेरे नीचे मेरा ना, टू स्फीयर इज क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा दो स्फीयर हैं, एक में u1 मान लो, एक में क्या मान लो u2 मान लो। तो मान लिए 2u1 u2, बात समझ पा रहे हो, प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2, ठीक है, इज इक्वल टू d1 प्लस d2। बात सबको समझ में आ गया, ये होता है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट, मतलब अगर टैजेंट डालें तो दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाए। क्लियर हुआ, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या कहूँगा कि इस कंडीशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाइड कर रहा होगा, बस इतना याद रखना है। अरे क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक कर ही लोगे, कंडीशन याद रखोगे तो क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक क्या कर लोगे, सॉल्व हो ही जाएगा। अननोन एक दे देगा, दो अननोन दे देगा, वो अलग चीज़ है। अरे समझ में आ गया ना, यहाँ तक जो तुम्हारे सिलेबस में समझ में आ गया ना, बहुत है। देखो दो स्फीयर हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमने दो स्फीयर ले लिए, एक मान लिया स्फीयर 1 ले लिया जो कि किसके इक्विवेलेंट है, मान लिया हमने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2u1 सॉरी v1 y प्लस d1 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ नहीं आ गया। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ w तो मैंने लिखा ही नहीं, चलो w वाला पोर्शन भी लिखो, प्लस 2w1z और प्लस d1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हम अगर h2 दूसरा स्फीयर ले ले हम, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2 x प्लस 2v2 y प्लस 2w2 z प्लस d2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अगर मैं इन दोनों में ध्यान से अगर बात को समझूं, ऑब्जर्व करूं, तो क्या निकल के आती बात, ये दोनों इक्वल हैं।
इक्वल कहाँ? ये दोनों स्फेयर हैं और मैं बोल रहा हूँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान लो ये पहला स्फेयर है, दूसरा स्फेयर, एक दूसरे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कॉमन पॉइंट मिलेंगे। तो एक्स वाई जेड मान लो दोनों पॉइंट एक दूसरे सेटिस्फाई कर रहे होंगे, दोनों सेटिस्फाई करेंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या निकल के आता है? बात को समझिएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि S1 माइनस S2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो कहानी क्लियर नहीं? क्लियर। तो इससे क्या बात निकल के आया बेटा? इससे निकल के आया कि टू ले कॉमन। हाँ बताओ। ये मतलब जैसे आपने S1 माइनस S2 किया है तो ये U1 क्या है? दोनों सेम एक है क्या? स्फेयर। बात नहीं समझे। S1 S2 हमारे पास एक्चुअली में क्या है? XY खाली X1 S2 हमारे पास एक्चुअली में क्या है? स्फेयर हैं। और जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ कॉमन पॉइंट मिलेंगे तो एक्स वाई जेड को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे? तो कहने का मतलब है दोनों सेटिस्फाई करेंगे ना। तो इस कंडीशन को मैं चेक कर सकता हूँ, नहीं चेकआउट कर सकता हूँ? उस पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाएंगे ना, दोनों जीरो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। नहीं सुनने बात आगे ना, तो तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर तब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या कहानी निकल के आएगी? अगर मैं सेपरेट कर दूँ आपस में क्या निकालेंगे? 2u1 माइनस u2 इंटू एक्स प्लस 2v1 माइनस v2 इंटू वाई प्लस 2w1 माइनस w2 इंटू जेड प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो ये 1 डिग्री का इक्वेशन मिला कि नहीं मिला? ये क्या है? प्लेन है कि नहीं है? कि सर्कल है? प्लेन है। ये प्लेन ही होगा। ये 0 गया। XYZ प्लेन ही आएगा। सर्कल क्या है? प्लेन ना। तो इट इज रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन में क्या बोल सकता हूँ मैं? प्लेन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ मैं? प्लेन बोल सकता हूँ। बोलो समझ में नहीं आया? नहीं समझ में क्या बात आ गया? 10 इससे जो कर्व मिलेगा, क्या मिलेगा? कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। तो इससे जो कर्व मिलेगा वो बेटा कैसा मिलेगा? ऑफ द स्फीयर। नालायक हो गया। कर्व प्लेन कट कर रहा है, जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो कर्व कैसा मिलेगा? सर्कल मिलेगा। इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर वो क्या मिल जाएगा बेटा? वो मिल जाएगा सर्कल। क्या मिल जाएगा? सर्कल। दो पॉइंट यहाँ पे हमें निकल के आए कि हाँ जो हमारे पास कट करने वाला था वो तो एक प्लेन निकल गया है। क्या निकल गया है? प्लेन। लेकिन जो हमें कर्व प्राप्त हुआ कैसा मिल गया? सर्कल मुझे मिल गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया? इससे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, ध्यान दो हमारी बात को। जैसे मान लीजिए 2 स्फीयर कट कर, जैसे 2 स्फीयर जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है, उन पॉइंट का हमने देखा तो वहां से एक हमें प्लेन में नजर आया। क्या नजर आया? प्लेन। लेकिन जब हम उनको कट करेंगे तो एक्चुअली वो कर्व कैसा देंगे? अंदर से समझ गए। कट करेंगे तो कर्व कैसे देंगे? हाँ, कट कर देंगे तो कर्व कैसे देंगे? तो कर्व की बात की है ना, जो कर्व हमें प्राप्त होता है ना। देखो लिखा ना, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर। जो इंटरसेक्शन जो हमें कर्व प्राप्त हुआ वो हमें क्या मिलेगा? वो एक सर्कल मिलेगा। वो हमने तुम्हें दिया। अभी भी डाउट हो बताओ? समझ में आ गया? अंजुआन तेरे मेरे यार लगदा एक बारी बहुत ही परेशान किए हैं लोग, है ना। अच्छा, तो प्लेन हो गया, सेंटर दोनों के अलग अलग रहे ही होंगे, है ना। यहाँ से इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हम कर ही सकते हैं। वो तो अभी जैसे हमने बात किया था कि एक प्लेन एक सर्कल, अभी बात की थी ना मैंने। उसी प्रकार से अगर मैं इसमें पॉइंट की बात कर लूँ, कुछ पॉइंट डिस्कस की बात कर लूँ कि भाई अगर मेरे पास क्या हो जाए कि द प्लेन थप्पड़ मार देने की इच्छा हो रही है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। द प्लेन, तुम लोग खुद बताना, ठीक है। द प्लेन अगर स्फीयर को कट कर रहा है, कोई प्लेन है, ठीक है, कट्स द स्फीयर। क्या कर रहा है? कट्स द स्फीयर। अगर स्फीयर को कट्स कर रहा है तो कंडीशन क्या निकल गई? उसकी रेडियस क्या होगा? सर्कल का। तो जो सर्कल कर मुझे मिलेगा उसकी रेडियस क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तो निकल गया था, डिस्टेंस पी था ना मेरा, वो बन गया था। अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ कि जो प्लेन हमारा है,
प्लेन है हमारा वो टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका, सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस, हाँ टच कर रहा है तो रेडियस किसके स्फीयर बराबर को, स्फीयर टच कर रहा है प्लेन, मतलब स्फीयर को, जो प्लेन है स्फीयर को टच कर रहा है, हाँ, तो जहां है तो पॉइंट वाइज सर्कल मिलेगा, हाँ, उसका रेडियस क्या हो जाएगा, का रेडियस तो स्फीयर के रेडियस के इक्वल होना चाहिए फिर। ये की रेडियस अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो होना चाहिए, जीरो। उसकी रेडियस क्या हो जानी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। अरे यार कॉमन से लगाओ, जैसे स्फीयर है ये प्लेन आया टच किया, जहां टच करेगा वहां सर्कल मिलेगा, पॉइंट वाइज सर्कल मिलेगा, पॉइंट वाइज सर्कल का मतलब रेडियस क्या हो गया, जीरो। अगर रेडियस इसका प्लेन का फिर रेडियस अगर जीरो कर देंगे, मतलब सर्कल का रेडियस अगर जीरो कर देंगे, उसका मतलब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, p, मतलब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका रेडियस दोनों से क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। नहीं समझ क्या बात, देखो इसका कंडीशन ये था, समझो मेरी बात को ध्यान से, इसका कंडीशन ये था कि मान लो ये स्फीयर है और कोई प्लेन जब कट करके जाएगा, मान लो यहाँ से कट करके गया तो उसके कोई रेडियस मुझे मिल गया, जो भी हमने तुम्हें बताया ना। दूसरा पॉइंट हमने तुम्हें ये बताया कि मान लो कोई हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई प्लेन है जो कि टच कर रहा है, टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसके रेडियस के बराबर होगा, तभी तो हमें जो सर्कल यहाँ मिल रहा है पॉइंट वाइज मिलेगा, ये हम बात कर रहे हैं। बस हम नहीं समझे, मतलब दूसरा पॉइंट के लिए क्या होगा कि जो प्लेन हमारा है वो टच कर रहा है, ये भी तो हम कह सकते हैं ना बेटा, जो टच कर रहा है, टचेस द स्फीयर, क्या बनेगा कंडीशन जरा बताओ मुझे, तो उसके लिए बनेगा p इक्वल टू r, नहीं निकलेगा क्या, निकलेगा। एक पॉइंट और सोचो, अभी मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस होता है, अभी बात की मैंने। अगला पॉइंट की बात मैंने कर ली कि अगर मान लो कट ही नहीं कर रहा तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस से क्या होगा, बड़ा हो गया छोटा होगा, बड़ा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, रेडियस से क्या हो जाएगा, बड़ा। इस वाले में क्या होगा, प्लेन डज नॉट कट्स द स्फीयर, है ना, नहीं समझे क्या बात, तो क्या बोलेंगे हम, प्लेन द प्लेन डज नॉट कट द स्फीयर। बोलो समझ में आया कि डाउट है, आ गया। अच्छा इसका मतलब ये दोनों केस किसके हैं, ये दोनों केस, ये तो p लेस देन r होगा, ये तो इक्वल r होगा, है ना, तो इस केस में क्या होगा, p ग्रेटर देन r होगा। बोलो समझ में आया कि डाउट है, आ गया। तो कंप्लीट थ्योरी तुम्हारी इसकी।